ब्लेक मास्टर्स की ये किताब 0 to 1। अध्याय 1, परिचय। एक ऐसा बिजनेस कैसे बनाया जाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो, यही सवाल है जिससे लेखक इस किताब की शुरुआत करते हैं। ये किताब आम स्टार्टअप गाइड नहीं है, ये एक चुनौती है। कंपटीशन से बाहर निकलो, कुछ नया बनाओ। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि मौजूदा आइडिया को कैसे बढ़ाएं, बल्कि ये बताती है कि आप कैसे 0 से 1 जा सकते हैं, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं था। आप जानेंगे क्यों मोनोपोली प्रतियोगिता से बेहतर होती है, कैसे सीक्रेट्स ढूंढे जाएं जिन्हें बाकी सबने अनदेखा किया, क्यों टाइमिंग, विजन और टीम टेक्नोलॉजी जितने ही जरूरी हैं। ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि समय है सोच को नया मोड़ देने का और उस भविष्य को बनाने का जिसे कोई और देख भी नहीं पा रहा। अध्याय 2, मोनोपोली क्यों कंपटीशन से बेहतर है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्रतियोगिता यानी कंपटीशन ही सफलता की कुंजी है, लेकिन लेखक इस सोच को भ्रम मानते हैं। उनका मानना है कि असली इनोवेशन तब होता है जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो किसी और ने नहीं किया है, जब आपके पास कोई प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिटर ही ना हो। यही स्थिति एक मोनोपोली कहलाती है। मोनोपोली शब्द अक्सर नकारात्मक अर्थों में लिया जाता है, जैसे कि एक लालची कंपनी जो बाकी सबको खत्म कर रही हो। लेकिन लेखक कहते हैं कि अच्छी मोनोपोली जो नवाचार पर आधारित हो, समाज के लिए फायदेमंद होती है। ये कंपनियां बेहतर प्रोडक्ट देती हैं, लंबी सोच रखती हैं और टेक्नोलॉजिकली प्रगति को आगे बढ़ाती हैं। इसका एक उदाहरण है गूगल, जिसने बाकी सभी सर्च इंजनों को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसका प्रोडक्ट बाकियों से कम 10 गुना बेहतर था। एक मजबूत मोनोपोली के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक जिसे कॉपी करना मुश्किल हो और जो दूसरों से कम 10 गुना बेहतर हो। नेटवर्क इफेक्ट्स, जहां हर नया यूजर प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देता है, जैसे फेसबुक के साथ हुआ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जितनी बड़ी कंपनी उतना कम खर्च प्रति कस्टमर। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ऐसा नाम जिस पर लोग भरोसा करते हैं और जिसे छोड़ना नहीं चाहते, जैसे एप्पल। मोनोपोली वाली कंपनियां छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं लड़ती, बल्कि लंबी दूरी की सोचती है। इसके विपरीत ज्यादा कंपटीशन वाले क्षेत्रों में कंपनियां केवल जिंदा रहने के लिए संघर्ष करती हैं, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री। वहीं मोनोपोली वाली टेक कंपनियां भारी मुनाफा कमाती हैं। लेखक का मुख्य संदेश है, अगर आपका स्टार्टअप मोनोपोली बनने का लक्ष्य नहीं रख रहा तो वो बहुत छोटा सोच रहा है। असली तरक्की कॉपी करने से नहीं, कुछ नया बनाने से आती है, यानी 0 to 1 की दिशा में बढ़ने से। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे छुपे हुए सीक्रेट्स को पहचानकर और उन पर विश्वास करके आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 3, सीक्रेट्स, इनोवेशन और भविष्य को अलग नजरिए से देखना। हर बड़ी कंपनी की नींव किसी न किसी सीक्रेट पर टिकी होती है, ऐसा सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या मानते हैं। लेखक के अनुसार आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। इसकी वजह है एक आम सोच कि जो भी खोजा जाना था वो पहले ही खोजा जा चुका है। लेखक इस सोच को चुनौती देते हैं। अगर आप एक सफल स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसा सच ढूंढना होगा जिसे बाकी लोग नजरअंदाज करते हैं या अस्वीकार करते हैं। इसके लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, सोच की स्वतंत्रता और समाज की सामान्य मान्यताओं को चुनौती देने का साहस। इसी सोच के चलते लेखक इंटरव्यू में एक सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिससे ज्यादातर लोग आपसे सहमत नहीं होंगे। इस सवाल का अच्छा जवाब वही दे सकता है जो खुद से सोचता है, और वही सोच इनोवेशन की ओर ले जाती है। प्रगति यानी प्रोग्रेस के 2 प्रकार होते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, जब आप किसी पहले से मौजूद चीज की कॉपी या सुधार करते हैं, जैसे 1 से n तक जाना। वर्टिकल प्रोग्रेस, जब आप कुछ नया बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था, यानी 0 से 1 तक का सफर।
वर्टिकल प्रोग्रेस मुश्किल होता है, लेकिन यही सच्ची इनोवेशन है और इसके लिए जरूरी है कि आप भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकें। भविष्य के बारे में सोचते वक्त लोग 4 मानसिकताओं में बंटे होते हैं। 1. इंडेफिनिट पेसिमिज्म, भविष्य बुरा होगा लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। 2. डेफिनिट पेसिमिज्म, भविष्य बुरा होगा इसलिए तैयार रहो। 3. डेफिनिट ऑप्टिमिज्म, भविष्य अच्छा होगा और हम उसे प्लान के जरिए हासिल करेंगे। 4. इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म, भविष्य अच्छा होगा लेकिन कोई ठोस योजना नहीं। आज की दुनिया ज्यादातर इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म पर जीती है। लोग मानते हैं कि सब अच्छा होगा, लेकिन दिशा नहीं होती। इसलिए कंपनियां कुछ नया करने की बजाय वही पुरानी चीजें थोड़ा थोड़ा सुधारती रहती हैं। लेखक मानते हैं कि हमें फिर से डेफिनिट ऑप्टिमिज्म को अपनाने की जरूरत है। विश्वास कि हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और उस दिशा में ठोस कदम भी उठा सकते हैं। असल इनोवेशन तब शुरू होती है जब आप नकल छोड़कर कुछ नया सोचने और करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अगर आपकी टीम, संस्कृति और कंपनी स्ट्रक्चर सही नहीं है तो सबसे अच्छे आइडिया भी फेल हो सकते हैं। अध्याय 4, लोग, संस्कृति और टकराव। चाहे आइडिया कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर उसकी नींव कमजोर है तो वो जरूर गिर जाएगा। लेखक बताते हैं कि किसी स्टार्टअप की सफलता सिर्फ उसके प्रोडक्ट या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर नहीं, बल्कि उसकी कोर टीम, आंतरिक संस्कृति और टकराव को संभालने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। स्टार्टअप शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है सही को-फाउंडर चुनना। एक स्टार्टअप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जैसा होता है। अगर इसका आपके वैल्यूज में मेल नहीं है तो समय के साथ संघर्ष बढ़ता है और कंपनी टूट सकती है। लेखक ने खुद एक ऐसा अनुभव साझा किया जहां 2 फाउंडर्स एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते थे और उनकी असहमति ने पूरे इन्वेस्टमेंट को डुबा दिया। फाउंडिंग टीम के अलावा कंपनी की संस्कृति यानी कल्चर भी बेहद अहम होती है। ये सिर्फ ऑफिस की सुविधाओं या मजेदार माहौल तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें विश्वास और विचारों की एकजुटता शामिल होती है। पेपैल की शुरुआती टीम इतनी जुड़ी हुई थी कि बाद में कई सदस्यों ने मिलकर नई कंपनियां शुरू की। ये एक मजबूत संस्कृति का नतीजा था। लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप में पहले कुछ कर्मचारियों यानी अर्ली हायर्स का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हर व्यक्ति का प्रभाव कंपनी की दिशा तय करता है। फुल टाइम कर्मचारी कंसल्टेंट से बेहतर होते हैं क्योंकि वे ज्यादा कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। शुरू में हाई सैलरी देना भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे विकास की प्रेरणा कम हो जाती है। इसके बजाय इक्विटी या परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस ज्यादा प्रभावी होते हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट अवश्य होगा, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रॉफिट के बीच। बोर्ड जल्दी मुनाफा चाहता है, जबकि टेक टीम बेहतर प्रोडक्ट बनाने में समय चाहती है। ऐसे अंतर स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें शुरुआती समझौतों और स्पष्ट बातचीत से सुलझाना जरूरी है। मजबूत नींव केवल गिरने से बचाव नहीं करती, ये आपकी कंपनी को विस्तार करने की शक्ति देती है। जब नींव विश्वास, उद्देश्य और टीम की कमिटमेंट पर आधारित हो, तभी असली ग्रोथ संभव होती है। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि चाहे नींव कितनी भी मजबूत हो, दुनिया तक पहुंचने के लिए आपको सेल्स में माहिर होना जरूरी है। अध्याय 5, बेहतरीन आइडिया कैसे जीतते हैं। कोई स्टार्टअप सिर्फ इसलिए सफल नहीं होता कि उसने कोई शानदार प्रोडक्ट बना लिया है। असली सफलता तब मिलती है जब उस प्रोडक्ट की वैल्यू दुनिया तक पहुंचती है। कि सोचना कि एक अच्छा प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाएगा एक खतरनाक भ्रम है। हकीकत में सबसे बेहतरीन आइडिया को भी एक ठोस सेल्स स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। लेखक बताते हैं कि कई फाउंडर्स, खासकर टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, सेल्स से बचते हैं। उन्हें लगता है कि असली काम तो प्रोडक्ट बनाना है और सेल्स बस एक तरह की चालाकी है। लेकिन यही सोच एक बड़ी गलती है। हर बिजनेस का अस्तित्व डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्ट को
यूजर तक पहुंचाने पर टिका होता है और सेल्स उसी पुल का काम करता है। सेल्स के अलग अलग प्रकार होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उपयुक्त होते हैं। एक, कॉम्प्लेक्स या हाई वैल्यू सेल्स। जब आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है, जैसे सॉफ्टवेयर या इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, तो खुद सीईओ को क्लाइंट से डील करनी पड़ती है। यहाँ विश्वास सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। 2, पर्सनल सेल्स। मिड लेवल प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रशिक्षित सेल्स टीम जरूरी होती है। उदाहरण के लिए बॉक्स कंपनी ने शुरू में स्टैनफोर्ड स्लीप क्लिनिक को टारगेट किया और बाद में यूनिवर्सिटी में फैल गया। 3, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ये तरीका काम आता है, लेकिन स्टार्टअप्स को बड़े ब्रांड से टक्कर लेने के बजाय छोटे और सटीक टारगेट मार्केट्स पर ध्यान देना चाहिए। 4, वायरल मार्केटिंग। जब यूजर्स खुद ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, जैसे फेसबुक के मामले में हुआ, ये सबसे सस्ता और असरदार तरीका हो सकता है। हर सेल्स चैनल के साथ एक कस्टमर को प्लेटफॉर्म पर लाने की कीमत जुड़ी होती है और उसे ध्यान में रखकर रणनीति बनानी चाहिए। शुरुआत छोटे पैमाने पर करें, जो काम करे उसे पहचानें और फिर स्केल करें। लेखक मानते हैं कि हर फाउंडर एक सेल्स पर्सन होता है, चाहे वो निवेशकों को मनाना हो, टीम बनानी हो या यूजर्स को आकर्षित करना हो। अगर आप अपने विजन को बेच नहीं सकते, तो चाहे आपकी टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, कंपनी नहीं टिकेगी। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि टेक्नोलॉजी तभी सच्चा प्रभाव डालती है जब उसे एफर्ट्स के साथ सही समय पर जोड़ा जाए। अध्याय 6, टेक्नोलॉजी, टाइमिंग और ह्यूमन मशीन साझेदारी की ताकत। सिर्फ टेक्नोलॉजी से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। कई स्टार्टअप ये मान लेते हैं कि अगर उन्होंने कोई एडवांस टूल या प्लेटफॉर्म बना लिया है तो वो अपने आप सफल हो जाएंगे, लेकिन अगर सही टाइमिंग और एफर्ट के साथ उसका सही तालमेल ना हो तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है। लेखक बताते हैं कि स्टार्टअप को ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या मशीन इंसानों की जगह ले सकती है, बल्कि ये पूछना चाहिए कैसे इंसान और मशीन मिलकर ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। मशीन और इंसान की क्षमताएं अलग होती हैं। मशीनें बड़े डेटा को तेजी और सटीकता से प्रोसेस कर सकती हैं, जबकि इंसान निर्णय लेने, क्रिएटिव सोच और समझने में बेहतर होते हैं। सबसे शक्तिशाली इनोवेशन वहीं होता है जहां ये दोनों क्षमताएं एक साथ आती हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पेपैल। जब कंपनी फ्रॉड से जूझ रही थी, तो उन्होंने केवल एल्गोरिदम पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया जिसमें मशीनें संदिग्ध एक्टिविटी को पकड़ती थीं और फिर इंसानी एनालिस्ट्स उसे गहराई से जांचते थे। मशीन और इंसान की इस साझेदारी ने पेपैल को धोखाधड़ी रोकने में बहुत कारगर बनाया। लेखक बताते हैं कि यही मानव मशीन साझेदारी स्टार्टअप्स के लिए भी जरूरी है। सब कुछ ऑटोमेट करने की कोशिश अक्सर नुकसानदायक होती है, खासकर वहां जहां मानवीय समझ की जरूरत हो, जैसे कस्टमर सपोर्ट, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या लीगल एडवाइस। सही तरीका ये है कि टेक्नोलॉजी इंसानी क्षमताओं को बढ़ाए, उन्हें रिप्लेस ना करे। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है सही समय। अगर आपका आइडिया शानदार है लेकिन मार्केट उसके लिए तैयार नहीं है, तो वे आइडिया चल नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए बेटर प्लेस नाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी असफल हुई क्योंकि उसने मार्केट की रेडीनेस को गलत समझा। अच्छा बिजनेस वही होता है जो अपने इनोवेशन को सही वक्त पर लॉन्च करे। सफलता सिर्फ मशीन या परफेक्शन पर नहीं टिकी होती, ये इस पर निर्भर करती है कि इंसानी बुद्धि और टेक्नोलॉजी को कैसे साथ लाया जाए और उन्हें कब पेश किया जाए। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि इन सभी ताकतों के बावजूद कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले कुछ जरूरी सवालों का जवाब दिए बिना सफल नहीं हो सकता। अध्याय 7, वो 7 सवाल जो हर फाउंडर को पूछने चाहिए। अधिकतर स्टार्टअप इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका आइडिया खराब था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बुनियादी पहलुओं पर गहराई से सोचने में चूक की। लेखक के अनुसार कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले हर फाउंडर को 7 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए।
ये सवाल एक तरह की चेकलिस्ट है जो ये तय करती है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक टिकेगा या शुरुआती रफ्तार में ही ढह जाएगा। 1. इंजीनियरिंग क्वेश्चन। क्या आप ऐसा ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो मौजूदा ऑप्शंस से कम 10 गुना बेहतर हो? छोटी मोटी सुधारों से मोनोपोली नहीं बनती, उसके लिए लंबी छलांग जरूरी है। तो टाइमिंग क्वेश्चन। क्या यही सही समय है आपके बिजनेस को शुरू करने का? बहुत सी कंपनियां या तो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाती हैं जब मार्केट तैयार नहीं होता, या बहुत देर कर देती हैं। सही टाइमिंग आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारक हो सकता है। 3. मोनोपोली क्वेश्चन। क्या आप किसी छोटे लेकिन केंद्रित मार्केट में बड़ा हिस्सा ले सकते हैं? शुरू से ही बड़े और भीड़ भरे मार्केट में उतरने के बजाय किसी छोटे से हिस्से में दबदबा बनाना और फिर फैलना ज्यादा प्रभावशाली रणनीति होती है। 4. पीपल क्वेश्चन। क्या आपके पास सही टीम है? शुरुआती टीम को शेयर्ड वैल्यूज, कमिटमेंट और स्किल्स होने चाहिए। विशेषकर शुरुआती चरण में टीम की संस्कृति बहुत मायने रखती है। 5. डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। क्या आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का ही नहीं बल्कि उसे यूजर तक पहुंचाने का भी प्रभावी तरीका है? बहुत सारे स्टार्टअप इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे डिस्ट्रीब्यूशन की जटिलता को नजरअंदाज कर देते हैं। 6. ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन। क्या आपका बिजनेस अगले 10-20 सालों में भी टिकेगा? लॉन्ग टर्म सोच से कमजोर या अस्थायी आइडिया छट जाते हैं और टिकाऊ समाधान उभरते हैं। 7. सीक्रेट क्वेश्चन। क्या आपने ऐसा अवसर पहचाना है जिसे बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं? हर सफल स्टार्टअप किसी सीक्रेट पर टिका होता है, एक छिपा हुआ सच जिसे आपने पहचाना और उस पर काम किया। ये 7 सवाल किसी भी फाउंडर के लिए क्लैरिटी की बुनियाद हैं। अगर आप इनका आत्मविश्वास से उत्तर नहीं दे सकते तो शायद अभी कंपनी शुरू करने का सही समय नहीं है। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे ऐसे छिपे हुए सीक्रेट्स को पहचानना और उन पर एक्शन लेना ही आपको भीड़ से अलग करता है। अध्याय 8। सीक्रेट्स खोजें और साहसिक सोचें। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इस दुनिया में जितनी बड़ी खोजें होनी थी वो हो चुकी हैं, अब बस उसी का विस्तार या दोहराव बचा है। यही सोच लोगों को रिस्क लेने से रोकती है, उन्हें छोटे छोटे सुधारों में उलझा देती है और इनोवेशन की आग को बुझा देती है। लेखक इस सोच को गलत मानते हैं और खतरनाक भी। उनके अनुसार आज भी दुनिया में ढेरों सीक्रेट्स छिपे हैं, लेकिन उन्हें केवल वही ढूंढ सकता है जो देखने की हिम्मत रखता है। समस्या मानसिकता की है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक हमें सिखाया जाता है कि नियम मानो, उम्मीदों पर खरे उतरो और दूसरों से थोड़ा ज्यादा करो। सवाल पूछने और चीजों को चुनौती देने को मना किया जाता है। यही सोच हमें उन छिपी हुई सच्चाइयों यानी सीक्रेट्स की खोज से रोकती है, जिन पर अगर काम किया जाए तो बड़ा बदलाव आ सकता है। लेखक बताते हैं कि लोग इन सीक्रेट्स को 4 वजहों से नजरअंदाज करते हैं। 1. छोटे छोटे कदमों को प्राथमिकता। समाज धीरे धीरे बढ़ने को ही सफलता मानता है। 2. फेल होने का डर। नया सोचने में जोखिम है और लोग अस्वीकृति या मजाक से डरते हैं। 3. संतुष्ट उच्च वर्ग यानी एलीट, जिसके पास ताकत है वे बदलाव नहीं चाहते क्योंकि आज की व्यवस्था से उन्हें लाभ हो रहा है। 4. सब कुछ खोजा जा चुका है वाली सोच। ये मान लेना कि अगर कुछ महत्वपूर्ण बाकी होता तो अब तक कोई और खोज चुका होता। लेकिन सफल स्टार्टअप कभी सुरक्षित सोच से नहीं बनते। वे तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति ऐसा सीक्रेट देख लेता है जिसे बाकी सबने अनदेखा किया होता है और उस पर काम करता है। यही 0 to 1 जाने का असली रास्ता है। पहले से मौजूद चीज को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि नई चीज को जन्म देना। गूगल एक और सर्च इंजन नहीं था, उसने दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करने का बिल्कुल नया तरीका खोजा। स्पेस एक्स ने रॉकेट की लागत को स्वीकार नहीं किया, उसने उसे दोबारा इस्तेमाल करने की कल्पना की। भविष्य उनका है जो आम राय को चुनौती देते हैं और मानते हैं कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। सीक्रेट्स वहीं मिलते हैं जहां कोई और
नहीं देख रहा होता। आपको वही सोचना होगा जो कोई और नहीं सोच रहा, और वही बनाना होगा जो कोई और नहीं बना रहा। अध्याय 9 सारांश। अब आप जानते हैं कि असली सफलता किसी भीड़ में सबसे आगे आने से नहीं, बल्कि खुद की एक नई दुनिया बनाने से आती है। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, सिर्फ साफ सोच, साहस और एक ऐसा विजन चाहिए जिसे दुनिया अभी नहीं समझती। याद रखें, पहले किसी छोटे मार्केट में मोनोपोली बनाओ, फिर स्केल करो। ऐसा सीक्रेट खोजो जिस पर कोई और ध्यान नहीं दे रहा। टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरी है उसे बेचना और अपनाना। लेखक कहते हैं कि प्रतिभाशाली सोच दुर्लभ है, लेकिन साहस उससे भी ज्यादा। भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप घटे, ये वो चीज है जिसे आप खुद बनाते हैं। आपने अब इस सफर को पूरा किया, प्रतियोगिता से बचने से लेकर मोनोपोली बनाने, सीक्रेट्स खोजने और भविष्य को दोबारा गढ़ने तक। अब बारी आपकी है। बोल्ड सोचें, जानबूझकर कदम उठाएं और 0 to 1 की दिशा में आगे बढ़ें।